वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है आपका 14 मई और 14 मई की करंट अफेयर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हर परीक्षा में, चाहे वो यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर की प्रश्नों का महत्व बढ़ गया है। इसलिए आपको इस चैनल पर डेली करंट अफेयर की रेगुलर वीडियो मिलती रहती है। तो आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का आपका पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं? तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के लिए भारत सरकार ने 16,500 करोड़ रुपए यानी ऑप्शन नंबर ए इतने रुपए निर्धारित किए हैं। ठीक है, तो वर्ष 2018-19 में, इस वित्तीय वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने 71 मंत्रालयों के लिए इतने रुपए निर्धारित किए हैं। और इसमें सबसे अधिक जो राशि का आवंटन किया गया है वह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के लिए। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन का जो लक्ष्य है वो भारत के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की बुनियादी सुविधाएं, उनके साथ स्वच्छता का विकास करना ये प्रमुख लक्ष्य है। और स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करें तो इस मिशन की स्थापना 2 अक्टूबर सन 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया था। और इसका जो लक्ष्य है वो 2 अक्टूबर सन 2019 तक, ठीक है, सन 2019 तक गांधी जी की 150वीं जयंती पर पूरे भारत को स्वच्छ रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए सरकार ने कुल 16,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है इस वित्तीय वर्ष के लिए। तो आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच हाल ही में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, भारत और म्यांमार के बीच कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज इस समय म्यांमार देश के दौरे पर हैं। तो भारत और म्यांमार के बीच उन्होंने कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पासपोर्ट वीजा से संबंधित प्रमुख बातें शामिल की गई हैं, इन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी नाइपिड्डो है, वहाँ की राष्ट्रपति विन मिंत हैं और वहाँ की जो राज्य की चांसलर हैं वो है आंग सान सू की। ठीक है, तो आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। भारत और म्यांमार के बीच कुल 7 समझौतों पर हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, एनटीपीसी ने किस राज्य के साथ सौर ऊर्जा पर समझौता किया है? देखिए एनटीपीसी एक ताप विद्युत कंपनी है और इस राज्य ने हाल ही में केरल के साथ सौर ऊर्जा पर समझौता किया है। ठीक है, केरल राज्य के साथ। तो केरल राज्य में जो ये कंपनी है वो सौर ऊर्जा से संबंधित काफ़ी प्लांट लगाएगी और इसमें देखिए जलाशयों, खुली जगह, इमारतों और उनकी छतों पर सौर संयंत्र स्थापित करने की जो संभावना है वो तलाशी जाएगी। तो केरल राज्य के साथ एनटीपीसी ने हाल ही में सौर ऊर्जा पर समझौता किया है। ठीक है, तो अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो देखिए एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर सन 1975 को की गई थी। ठीक है, और केरल की बात करें तो केरल के सीएम इस समय पी विजयन है और वहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, विश्व टेलीविजन पुरस्कार 2018 किसने प्रदान किए? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, विश्व टेलीविजन पुरस्कार 2018 राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिए हैं। ठीक है, तो खेल मंत्री रहे हैं, इस समय खेल मंत्री हैं और खेल राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने विश्व टेलीविजन पुरस्कार 2018 प्रदान किए हैं। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार हैं वो 10 से 12 मई 2018 के बीच आयोजित समारोह में प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपका है, वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिंच, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो फिंच एजेंसी है वो बहुत बड़े संस्थानों को या फिर अलग अलग देशों को रेटिंग प्रदान करती है कि ये किस क्षेत्र में उच्चतम आ गई है कोई देश, या कोई देश कितना निम्नतम जा रहा है, तो इसके बारे में रेटिंग देती है फिंच। ठीक है, तो इस वर्ष फिंच ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है कि फिंच एजेंसी ने भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 7.3% यानी कि ऑप्शन नंबर ए इतनी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ठीक है, तो देखिए फिंच की बात करें तो फिंच इस समय जो भारत की जीडीपी है उसका उसने आकलन इस आधार पर किया है कि भारत में जीएसटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट कर ली गई हैं, यानी उनको ख़त्म कर लिया गया है और नोटबंदी की जो प्रॉब्लम थी वो भी अब समाप्त हो गई है। तो इस आधार पर फ्रेंच का कहना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वर्तमान वित्तीय वर्ष में
7.3% की दर से आगे बढ़ेगी। और इसके बाद जो अगला वर्ष आएगा, ठीक है, उसमें 7.5% वृद्धि रखने का अनुमान व्यक्त किया है। लेकिन इस वर्ष का जो राइट आंसर है कि इस साल कितनी वृद्धि होगी, वो 7.3% होगी। ठीक है, तो फिंच रेटिंग एजेंसी ने भारत की वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 6वां प्रश्न है, ह्यूगो अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मिमी मंडल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिमी मंडल ह्यूगो अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। देखिए, ये जो मिमी मंडल है वो एक कल्पनाशील दलित लेखक हैं और उन्हें 2010 में पोइट्री विद प्रकृति प्राइज भी मिल चुका है। और बात करें ह्यूगो पुरस्कार की, तो ह्यूगो पुरस्कार हर साल उसी वर्ष में छपी सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ह्यूगो जो पुरस्कार है वो ह्यूगो गनबैंक्स नामक व्यक्ति की स्मृति में ये दिया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो आपका 6वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। ह्यूगो अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला आपका ऑप्शन नंबर बी मिमी मंडल है। ठीक है, तो 6वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 7वां प्रश्न है, किस संस्था ने $10 बिलियन की इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर एजुकेशन शुरू की है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने $10 बिलियन की इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर एजुकेशन शुरू की है। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे बड़ी जो बात ये है कि इसका उद्देश्य है कि सतत विकास लक्ष्य का मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू अलग अलग देशों में शिक्षा के लिए प्रसार करना एक प्रमुख लक्ष्य है इसका। और इसमें देखिए 260 बिलियन बच्चों को, ठीक है, 260 बिलियन बच्चों को क्लासरूम में एजुकेशन देने की इसमें योजना है। पूरे विश्व के जो भी पिछड़े हुए देश हैं, तो इन देशों में बच्चों की शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने $10 बिलियन की एक योजना शुरू की है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 8वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। यहाँ पर देखिए प्रवासी शब्द ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रवासी पक्षी मतलब जो एक देश से दूसरे देश के बीच या फिर एक जगह से दूसरे जगह के बीच प्रवास करते हैं, यानी कि यात्रा करते हैं अलग अलग ऋतुओं में, तो ये चीज़ है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हाल ही में 12 मई को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, इस वर्ष की जो हम थीम की बात करें, ठीक है, इस वर्ष की जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है उसकी जो विषय है वो है यूनिफाइंग आवर वॉइस फॉर बर्ड कंजर्वेशन। ठीक है, यूनिफाइंग आवर वॉइस फॉर बर्ड कंजर्वेशन इस साल का विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का आपका थीम है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये पूरे विश्व भर में मनाया गया है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा है। 12 मई को इसकी शुरुआत हुई, 13 मई को भी मनाया गया, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वो आपका 12 मई ही रहेगा। ठीक है, तो 8वां प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां प्रश्न आपका है, IS के हार के बाद किस देश में पहले आम चुनाव संपन्न हुए हैं। देखिए, जो इस्लामिक स्टेट है, जो आतंकवादी समूह है, तो IS की हार के बाद हाल ही में इराक देश में चुनाव संपन्न हुए हैं। पहली बार संसदीय चुनाव हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आतंकवाद की चल रही थी, ये ख़त्म हो गई है, तो वहाँ चुनाव हुए हैं। तो हैदर अल अबादी जो कि 2014 से इराक के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस्लामिक स्टेट यानी जिहादियों को पराजित करने का जो श्रेय लेते हुए एक नए कार्यकाल के लिए वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर ये प्रमुख व्यक्ति हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में वहाँ के तानाशाह सद्दाम हुसैन जब मारे गए थे, उसके बाद से लगातार इराक देश अपनी स्थिरता के लिए संघर्ष कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो आपका 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा IS के हार के बाद इराक देश में हाल ही में पहले आम चुनाव संपन्न हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न देखते हैं, आपका 10वां प्रश्न है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज हाल ही में किसने फहराया। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज हाल ही में पवन कल्याण, ऑप्शन नंबर बी, पवन कल्याण ने फहराया है। मैं आपको बात करूं कि इस जो ध्वज है, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, वो 183 फीट लंबा था। ठीक है, 183 फीट लंबा था, 122 फीट इसकी चौड़ाई रही है। और ये ध्वज जो है टॉलीवुड अभिनेता और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष
पवन कल्याण के द्वारा हाल ही में फहराया गया है। और ये देखिए हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में फहरा गया है। ठीक है, तो ये जो ध्वज है कलाम की वाइब्रेंट नामक संगठन ने तैयार किया था। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज हाल ही में पवन कल्याण ने फहराया है, जो कि जनसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो 10वें और अंतिम प्रश्न के बाद मुझे लगता है कि आपने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत होती रहेगी। और अब देखते हैं आपका कल की क्विज का उत्तर। कल की क्विज में पूछा गया था इस वर्ष की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती। तो इसका जो राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन ने जीती, ऑप्शन नंबर सी सही था। और अब देखते हैं आपकी आज की क्विज का सवाल। तो आज की क्विज का सवाल है विश्व के शीर्ष 5 रक्षा खर्चकर्ताओं में, यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में कितना खर्चा करते हैं, इसमें भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। तो आपके 4 ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो निश्चित रूप से अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा तो आप इसका आंसर दे सकेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप इसका आंसर जानते हैं। ठीक है, तो अब बस अंत में यही कहूँगा कि अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो उसको शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने कल की, यानी कि कल संडे था, उसका करंट अफेयर का टेस्ट नहीं दिया है, जो कि सप्ताह में हर रविवार को होता है, तो उसको आप एंड स्क्रीन में वीडियो दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पाना चाहते हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है लिंक, उस पर क्लिक करके इस टेस्ट को जरूर देख लीजिए, क्योंकि एक सप्ताह में जो भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उस पर आधारित ये साप्ताहिक टेस्ट हर रविवार को किया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।